आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे सॉल्यूशन का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, किन लॉज से गवर्न होती है और हम कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी होती क्या है? सॉल्युबिलिटी मतलब किसी सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डिज़ोल्व हो सकता है, वही है उसकी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, maximum amount of solute that can be dissolved in a specific amount of solvent। 1 लीटर सॉल्वेंट है आपके पास, अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात करें 1 लीटर सॉल्वेंट है, इसमें हम मैक्सिमम कितना सोल्यूट डिज़ोल्व कर सकते हैं। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल घर में हमने देखा होगा। जब कभी हम किचन में शरबत बनाने के लिए जाते हैं तो हम 1 गिलास पानी लेते हैं, उसमें 1 चम्मच चीनी डालते हैं, उसे चलाते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाती है। 2 चम्मच उसे भी चलाते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाती है। ऐसे करते करते 5-6 चम्मच तक हम उसे आराम से डिज़ोल्व कर लेते हैं। उसके बाद जब हम 7वां चम्मच चीनी उस पानी में डालते हैं तो उसे हम कितनी भी देर चलाएं, हम देख सकते हैं कि जो शुगर क्रिस्टल्स हैं वो पानी में नीचे दिखते हैं हमें। तो हम क्या समझ जाते हैं कि अब इस पानी में चीनी डिज़ोल्व नहीं होगी। तो वो जो मैक्सिमम अमाउंट, वो जो 6 चम्मच चीनी पानी में घुल गई, वही क्या थी, उसकी सॉल्युबिलिटी थी। और हाँ, टेम्परेचर को क्या रखना है हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो किसी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब आपके उस 1 ग्लास पानी में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ चीनी गई, दैट इज़ 5 चम्मच और 6 चम्मच, वही क्या है, उसकी सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये क्या होते हैं? देखो, जब आपके पास 1 ग्लास पानी था, ठीक है, आप उसमें चीनी मिलाते गए, जब तक वो पानी था, खाली पानी का ग्लास, तब तक वो क्या था, एक सॉल्वेंट। लेकिन जैसे ही उसमें पहला चम्मच चीनी का गया और वो डिज़ोल्व हुआ, अब वो सॉल्वेंट नहीं बचा, अब वो क्या हो गया है, सोल्यूशन। अब उस सोल्यूशन में क्या हम और चीनी डाल सकते हैं? अभी डाल सकते हैं। अगर हम दूसरा चम्मच चीनी डालेंगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। ठीक, तो जहाँ तक सॉल्वेंट डिज़ोल्व हो रहा है, सोल्यूट डिज़ोल्व हो रहा है, वहाँ तक सोल्यूशन क्या है, अनसैचुरेटेड। मतलब अभी उसके पास इतनी जगह है कि वो और सोल्यूट को अकोमोडेट कर सकता है, अपने में डिज़ोल्व कर सकता है। ऐसे समझो कि जो 1 ग्लास पानी था उसमें शक्कर हम डालते गए या अपना सोल्यूट हम ऐड करते गए, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, ऐसे करके हम उसमें सोल्यूट पार्टिकल्स ऐड करते गए और सोल्यूट डिज़ोल्व होता गया। हमें दिख रहा था कि सोल्यूट जो है वो घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। एक स्टेट ऐसी आई जहाँ पर हमने ये नोटिस किया कि अब हम अगर 1 चम्मच चीनी और डालेंगे या अगर हमने डाली तो वो डिज़ोल्व नहीं हो रही है। तो जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना बंद कर दे, उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, अब उसने जितना सोल्यूट वो ले सकता था उतना सोल्यूट ले लिया। ठीक है, जितना वो एक्वायर कर सकता था, जितना वो डिज़ोल्व कर सकता था, उतना डिज़ोल्व हो चुका है। तो सोल्यूशन कैसा हो गया है अब, सैचुरेटेड। ठीक, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन के स्टेट के पहले वाली स्टेट को बोलते हैं अनसैचुरेटेड। मतलब जब तक सैचुरेट नहीं हुआ है, मतलब जब तक सोल्यूट उसमें हम ऐड कर सकते हैं। कोई भी सोल्यूशन सैचुरेट होने के पहले किस स्टेट में होता है, अनसैचुरेटेड में। ठीक है, कोई भी जैसे ही सोल्यूशन बनना शुरू हुआ वो अनसैचुरेटेड ही है, होते 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 क्या होगा, वो सैचुरेट होगा। और एक बार वो सोल्यूशन सैचुरेट हो गया, मतलब 5 चम्मच चीनी जैसे ही आपके सॉल्वेंट में चली गई और आपको दिख गया कि अब ये डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, मतलब अब सोल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड। उसके बाद आप अगर और चीनी ऐड करते गए तो क्या वो डिज़ोल्व होगी? नहीं डिज़ोल्व होगी। डिसोल्यूशन क्या हो चुका है, अब स्टॉप हो चुका है। तो सैचुरेट होने के बाद की स्टेट कौन सी होती है, सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो सोल्यूशन की कितनी स्टेट हो गई, 3। सैचुरेटेड मतलब जितना डिज़ोल्व हो सकता था मैक्सिमम उतना डिज़ोल्व हो गया, वो तो है सैचुरेटेड। उससे कम अनसैचुरेटेड, उससे ज़्यादा सुपर सैचुरेटेड। ठीक है, तो ये बात हो गई सोल्यूशन की सॉल्युबिलिटी की, और सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे सोल्यूशन कितने तरह का होता है,
अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। अब सॉल्युबिलिटी किन किन चीज़ों से अफेक्ट होती है? कुछ पैरामीटर्स होंगे जिनसे सॉल्युबिलिटी क्या होती होगी, चेंज होती होगी। जैसे सबसे पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। सॉल्वेंट कैसा है, सोल्यूट कैसा है, इस पर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। कैसे डिपेंड करती है? लाइक डिजॉल्व्स लाइक। अब यहाँ लाइक का मतलब पोलर और नॉन पोलर से है, पोलर और नॉन पोलर। पानी में अगर अल्कोहल डाल देंगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, मतलब लाइक डिजॉल्व्स लाइक। वाटर भी पोलर है और अल्कोहल भी पोलर है, लेकिन क्या वाटर में ऑयल डिजॉल्व होगा? कितना भी मिला लो, कितना भी चला दो, कुछ भी कर दो, डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वाटर इज पोलर लेकिन ऑयल कैसा है, नॉन पोलर है। तो पहला जो पैरामीटर है वो क्या है हमारा, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। दूसरा टेम्परेचर। पानी में चीनी मिला रहे थे जो अभी तक हम, वो 5 चम्मच के बाद रुक जा रही थी, डिजॉल्व नहीं हो रही थी। लेकिन कभी चाशनी बनते हुए देखी है? कितनी भी चीनी मिलाते जाओ वो गाढ़ी होती जाएगी, गाढ़ी होती जाएगी, लेकिन शुगर आपको डिपॉजिट स्टेट में नहीं मिलेगी। आपको क्या पता चलेगा कि ये वाटर में डिजॉल्व हो रही है? तो वो डिजॉल्व होना कैसे बढ़ गया? अभी तक तो 5 चम्मच के बाद नहीं बढ़ रहा था, क्योंकि हमने क्या किया है, टेम्परेचर को बढ़ा दिया है। तो टेम्परेचर क्या करता है, सॉल्युबिलिटी को इम्पैक्ट करता है, सॉल्युबिलिटी को चेंज करता है। अब हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ ही जाएगी। इसके भी क्या है, 2 पैरामीटर्स हैं। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, मतलब रिएक्शन ऐसी है कि जैसे जैसे हम हीट देंगे वैसे वैसे रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, एंडोथर्मिक मतलब जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ऐसी रिएक्शंस जिनको होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी लेते हैं, रिलीज़ नहीं करते, कंज्यूम करते हैं, दैट मीन्स एंडोथर्मिक, एनर्जी ले रहे हैं। उस केस में वो एनर्जी सप्लायर की तरह कौन काम करेगा, टेम्परेचर। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन होने के लिए उसे एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी का उसे कोई भी सोर्स दे दो, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वही उसके लिए एनर्जी सोर्स की तरह काम करेगा। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एंडोथर्मिक प्रोसेस को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलेगी, रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ेगी और सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। दूसरी तरफ दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर निकालना। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एनर्जी रिलीज़ करती हैं, मतलब उस रिएक्शन को एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एनर्जी रिलीज़ कर रही है। उस केस में अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रिएक्शन क्या करेगी, रिवर्ट कर जाएगी, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करने लगेगी। ठीक है, तो टेम्परेचर दोनों तरह से इम्पैक्ट डालता है, सॉल्युबिलिटी को बढ़ा भी सकता है, सॉल्युबिलिटी को घटा भी सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन अगर आपकी एंडोथर्मिक है, उसे एनर्जी की ज़रूरत है, तो आप उसे टेम्परेचर दीजिए, उसी टेम्परेचर को वो एनर्जी सोर्स की तरह यूज़ करेगी और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उसे एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, आप टेम्परेचर देंगे, रिएक्शन रिवर्ट करेगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो 2 पैरामीटर्स क्या हुए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, मतलब लाइक डिजॉल्व्स लाइक, और टेम्परेचर। एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के हिसाब से टेम्परेचर क्या करता है, अलग अलग इफेक्ट डालता है आपकी सॉल्युबिलिटी पे। अब जैसे कि हमें पता है केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सेप्शंस, तो यहाँ भी क्या हुए, एक्सेप्शंस आ गए। क्या एक्सेप्शंस है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH का जो डिसोल्यूशन है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है। NaOH को अगर हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लो, उसमें NaOH के फ्लेक्स डालो और पानी डालो और फिर उसे शेक करो, उसके बाद उस फ्लास्क को टच करके देखना, क्या फील करेंगे आप, हीट फील करेंगे। उस फ्लास्क का टेम्परेचर कैसा होगा, स्लाइटली रेज होगा। क्यों, क्योंकि NaOH का डिसोल्यूशन कैसा है, एक्सोथर्मिक है। लेकिन इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक होने के बावजूद NaOH की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे NaOH का डिसोल्यूशन पानी में और ज़्यादा होता जाएगा। ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन इन वाटर। सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन, आयोडीन को पानी में जब हम डालेंगे, इंक्रीजेस ऑन एडिंग Ki ड्यू टू कॉम्प्लेक्स। आयोडीन लिया, उसे वाटर में ऐड किया,
ठीक है। अब अगर इसी में हम KI डाल दें, इसी आयोडीन वाटर के सोल्यूशन में हमने बाहर से KI भी डाल दिया, तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, और बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तीनों मिलके आपस में क्या फॉर्म कर लेते हैं, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होती है। तो ड्यू टू इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स, आयोडीन वाटर KI ने मिलके जो कॉम्प्लेक्स बनाया उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी। और केमिस्ट्री किसे फेवर करती है, हमेशा स्टेबिलिटी को। ज़्यादा स्टेबिलिटी थी तो प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन चल पड़ी और सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तीसरा, सॉल्यूट्स इन्वॉल्व्ड इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव राइज टू हायर सॉल्युबिलिटी। जब हम बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो अगर आपका सोल्यूट ऐसा है जो सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन। मतलब जो सोल्यूट है वो सॉल्वेंट के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फॉर्म कर रहा है, स्टेबिलिटी फिर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन है आपके सॉल्युबिलिटी के बाद जो सोल्यूशन बना उसमें कहीं ना कहीं से हाइड्रोजन बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब ज़्यादा सोल्यूट उस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये बात हो गई उन पैरामीटर्स की जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। आगे देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। हमने जब कवर किया था सॉल्यूशन तो हमने देखा था कि लिक्विड में 3 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं। अब यहाँ पे हम 2 की बात कर रहे हैं। एक बार हमारा, दोनों बार हमारा सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड ही है। एक बार हमारा सॉल्यूट सॉलिड है और दूसरी बार हमारा सॉल्यूट क्या है, गैस है। ज़रा सॉलिड इन लिक्विड की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड हो या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड हो, दोनों में ही क्या होगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लाइक डिसॉल्व्स लाइक मतलब पोलर नॉन पोलर। ठीक है, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर सॉल्यूट आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा। इसका एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि अगर आपके पास कोई हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, एल्केन है, कोई भी एल्केन ले लेते हैं, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा बल्कि किस में डिसॉल्व हो जाएगा, आपका ऑयल में डिसॉल्व हो जाएगा। क्यों डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऑयल भी आपका नॉन पोलर है और हाइड्रोकार्बन भी आपका कैसा है, नॉन पोलर है। यहाँ के केस में कोई भी गैस पोलर नेचर की किस में डिसॉल्व हो जाएगी, पोलर नेचर के सॉल्वेंट में। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक का जो प्रिंसिपल है वो इक्वली एप्लीकेबल है, भले ही लिक्विड में सॉलिड डिसॉल्व किया जाए या लिक्विड में गैसेस डिसॉल्व की जाए। इसके बाद सॉलिड्स के केस में सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज विद टेम्परेचर और गैस के केस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते हो उतनी ज़्यादा शक्कर पानी में घुल जाती है, सिंपल। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। लेकिन गैस के केस में क्या है, उल्टा। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, वो कम अमाउंट में डिसॉल्व होगा। प्रेशर का सॉलिड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि सॉलिड का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो ऐसा है कि प्रेशर इम्पैक्ट नहीं डाल पाता, इसीलिए सॉलिड्स कैसे होते हैं, नॉन कंप्रेसिबल। ठीक है, तो प्रेशर का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ना ही सॉलिड्स के ऊपर ना ही लिक्विड्स के ऊपर, दोनों ही कैसे हैं, इनकम्प्रेसिबल। इसलिए ये वाला जो मिक्सचर है, ये वाला जो सोल्यूशन है आपका, इसका प्रेशर इसे इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर गैसेस प्रेशर से इफेक्ट होती हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर होते हैं कि प्रेशर की हेल्प से उन्हें हम कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे गैस प्रेशर से इफेक्ट हो रही है, तो जो सोल्यूशन बनेगा वो भी कहीं ना कहीं प्रेशर से इफेक्ट करेगा ही, क्योंकि एक कंपोनेंट पे प्रेशर इफेक्ट डाल रहा है, तो रिजल्ट पे प्रेशर का इफेक्ट तो दिखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब ये तो आपको पता है कि शक्कर पानी में डाली, टेम्परेचर बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी बढ़ गई। लेकिन क्या ऐसा है कि उस पर ढक्कन लगा दिया तो सॉल्युबिलिटी का कोई इफेक्ट आ गया? ढक्कन लगाना इज अप्लाइंग प्रेशर, कुछ इफेक्ट आया? नहीं आया। उस भगोने को आप खुला रखिए या ढका रखिए,
शुगर की सॉल्युबिलिटी, दैट मीन्स सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बात तो समझ में आती है। अब गैस की सॉल्युबिलिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, ये थोड़ा सा समझने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स, हम लोग जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेकर आते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पीने के पहले दिमाग जो एक क्रिएट कर लेता है वो होती है उसकी स्ट्रेंथ, कि वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल आपने फ्रिज से निकाल के खुले में रख दी, उसे क्या पीने में वो टेस्ट, वो स्ट्रांगनेस आप फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। दूसरा कंडीशन, ये बॉटल वेल कैप्ड होती है, अच्छे से टाइट होती है, जब आप ओपन करते हो तो आपको गैस रिलीज होने की आवाज़ आती है। अगर किसी बच्चे को बॉटल दे दी और उसने ठीक से ढक्कन नहीं लगाया और ढक्कन लूज लगा है, तो क्या उसके बाद जब आप पिएंगे तो आप वो स्ट्रेंथ फील कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये ढक्कन का टाइट होना क्या है? हाई प्रेशर। और बॉटल का फ्रिज में रखना क्या है? लो टेम्परेचर। और जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो हम क्यों पीते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रेंथ होती है उसमें जो हमें अट्रैक्ट करती है। जो स्ट्रेंथ हम फील करते हैं वो प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कोल्ड ड्रिंक्स को ही हम बोलते हैं एयरेटेड ड्रिंक्स, लिक्विड इन गैस इन लिक्विड। तो जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतना ज़्यादा हम स्ट्रेंथ फील करेंगे, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड उतना अच्छे से उस पानी में क्या होगी? डिज़ोल्व होगी। तो प्रेशर कैसा चाहिए? हाई चाहिए। ढक्कन अच्छे से बंद होना चाहिए, ठीक है। और क्या चाहिए? लो टेम्परेचर। कोल्ड ड्रिंक कहाँ रखी होनी चाहिए? फ्रिज में रखी होनी चाहिए। तो गैस लिक्विड में अगर डिज़ोल्व करनी है अच्छे से तो क्या क्या कंडीशंस होंगी? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर, ठीक है। अब इसी बात को समझाते हुए लॉ दिया था किसने? हेनरी ने। हेनरी ने क्या बोला था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अभी हमने पीछे समझ लिया कि सॉल्युबिलिटी गैस की किसके प्रोपोर्शनल होगी? प्रेशर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। और दूसरी बात क्या कही थी? KH इंक्रीजेज विद टेम्परेचर, हेंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद टेम्परेचर। पहले आधी बात करते हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये बात भी हम समझ गए कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन रखती है। अब जरा आगे की बात, KH इंक्रीजेज विद टेम्परेचर। KH टेम्परेचर से डायरेक्ट रिलेशन रखता है, ठीक है। अब इनका आपस में क्या रिलेशन होगा? अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो KH बढ़ रहा है लेकिन सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। इसको अगर एक लाइन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद टेम्परेचर, और टेम्परेचर के ही सामने KH लिखना है, मतलब ऐसा, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी और KH में क्या रिलेशन हो गया? इनवर्स रिलेशन, यानी कि जितना ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उतनी ही कम क्या होगी? सॉल्युबिलिटी होगी। तो अब सॉल्युबिलिटी का एक तीसरा फैक्टर इंट्रोड्यूस हो गया, कौन सा? हेनरीज कांस्टेंट। टेम्परेचर, प्रेशर और हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, डाल्टन्स लॉ। हेनरी के बाद डाल्टन ने भी एक लॉ दिया था। अब डाल्टन ने क्या कहा था? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। सिंपल, कितनी गैस प्रेजेंट है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या है? जितनी कम गैस होगी उतना कम प्रेशर लगाएगी, जितनी ज़्यादा गैस होगी उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएगी। भाई किसी भी चीज़ का प्रेशर, किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितना ज़्यादा वो प्रेजेंट है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ज़्यादा अमाउंट में है तो उसका दबदबा क्या होगा? ज़्यादा होगा, मतलब वो ज़्यादा प्रेशर इम्पैक्ट कर पाएगा। यही बात डाल्टन ने कही थी। अब जब हेनरी और डाल्टन दोनों के लॉ को मिला के देखा गया तो क्या बात निकल के आई? सॉल्युबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये बात पीछे हम कर चुके हैं कि जितना ज़्यादा प्रेशर गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा। और डाल्टन ने एक और बात लगा दी कि प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन उतना ज़्यादा प्रेशर। तो अब ये तीनों चीज़ें आपस में क्या हो गई? रिलेट कर गई। प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया जो है हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू हर गैस के लिए स्पेसिफिक होती है और ये इन्वर्स रिलेट करता है सॉल्युबिलिटी से। जैसे जैसे KH की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी क्या होगी?
कम होती जाएगी। आगे देखते हैं इससे रिलेटेड, ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट इन अ ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, अज्यूम टेम्परेचर दिस, प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर और मोल फ्रैक्शन कितना है 0.78 एयर में, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, हमें किस में निकालना है, वाटर में कंसेंट्रेशन, और KH दिया हुआ है, KH कितना 8.42 इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू KH इंटू X, प्रेशर 1 KH दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन यानी कि प्रेशर अपॉन KH 1 अपॉन 8.42 इंटू 10 टू पावर -7। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या हुआ, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, यही ना हुआ। मोलारिटी ऑफ वाटर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोलारिटी ऑफ वाटर हमेशा होती है 55.55, मल्टीप्लाई कर देंगे क्या निकल आएगा हमारे पास, कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। देखो एक इक्वेशन क्या बनी, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू P अपॉन KH, इसे इक्वेशन 1 कर लो। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल्स ऑफ वाटर, इसे इक्वेशन 2 कर लो। अब जरा इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके देखो तो क्या निकल के आएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 8.42 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 55.55। इसे ही जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। सिंपल सा जो फॉर्मूला डाल्टन्स और हेनरी की थ्योरी को कंबाइन करके मिला था हमें, P इज इक्वल्स टू KH इंटू X, उसमें एज इट इज वैल्यूज पुट करेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सॉल्युबिलिटी, हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है 4.27 इंटू 10 की पावर 5। कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी अंडर 760 mm Hg, प्रेशर कितना 760 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, KH इज इक्वल्स टू P इंटू X, यही X जो मोल फ्रैक्शन है यही क्या है, सॉल्युबिलिटी है। तो अब सॉल्युबिलिटी के लिए क्या करना है, केवल KH को डिवाइड कर देना है किससे, प्रेशर से। 4.27 इंटू 10 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 760, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सॉल्युबिलिटी। याद रखने का पॉइंट, जो मोल फ्रैक्शन है वही हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, ये क्वेश्चन NCERT एग्जाम्पल में दिया हुआ है। अब हेनरीज कांस्टेंट का रिलेशन, इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं अक्सर मेडिकल एग्जामिनेशन में भी और आपके CBSE एग्जामिनेशंस में भी। हेनरीज कांस्टेंट का रिलेशन आपसे टेम्परेचर को लेकर पूछा गया है। हमें ये पता है कि हेनरीज कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी के इन्वर्सली रिलेशन होता है, जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी कम होगी हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा, या जैसे जैसे हम हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। अब जरा कोल्ड ड्रिंक एग्जाम्पल पे जाओ, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी का क्या रिलेशन है, अगर हम बॉटल को हायर टेम्परेचर पे रखें तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखा सॉल्युबिलिटी का जो रिलेशन हेनरीज कांस्टेंट के साथ है, सॉल्युबिलिटी का सेम रिलेशन वही टेम्परेचर के साथ है। तो इन दोनों का रिलेशन आपस में क्या हो गया, डायरेक्ट। KH जैसे सॉल्युबिलिटी पे इम्पैक्ट डाल रहा है वैसे ही टेम्परेचर भी इम्पैक्ट डाल रहा है। तो KH increases with increase in temperature, that means KH has a direct relation with temperature। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और, वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट KH सॉल्युबिलिटी पे कैसा असर डालता है, इनवर्स। ठीक है,
KH इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद हायर सॉल्युबिलिटी। अगर किसी गैस की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो क्या KH की वैल्यू ज़्यादा होगी? नहीं होगी, क्योंकि KH का सॉल्युबिलिटी से रिलेशन कैसा है? इन्वर्स रिलेशन है। तो KH इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी। KH इज ग्रेटर फॉर गैसेस विद लोअर सॉल्युबिलिटी। जिसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी उसके लिए KH की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। थर्ड पॉइंट, KH इज कांस्टेंट फॉर ऑल गैसेस। नहीं, हर गैस के लिए KH की वैल्यू क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 2। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ KH इज मोर व्हेन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज लेस। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने कवर किया सॉल्युबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सॉल्युबिलिटी किन लॉज से गवर्न होती है और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।